ओके, इज इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल? चलिए इसको यस सर, यस सर। या आप लोग अपने अंदाज में इन योर ओन वे जस्ट रीड दिस स्टोरी, द बंडल ऑफ स्टिक्स। इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए, इस पूरी कहानी को। नीचे हम डिस्कस करते हैं चीज़ें, पहले एक बार रीड कर लीजिए इस कहानी में क्या क्या आ रहा है। बहुत एकदम सरल और इजी है, बच्चे वाला। इसमें कहता है कि एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स, दे वर हार्ड वर्कर्स बट ऑलवेज फाउट, ही कुड नेवर यूनाइट देम, ही देन फेल इल and asked his sons to unite. They paid him no heed. He decided to teach them a lesson to set aside their differences. He gave them a bundle of sticks and told them to break it into 2. Whoever finishes first would win. They quickly did this and started fighting again. He then gave them another bundle of sticks and told them to break it as a bundle, not separately. Despite their best efforts, they could not do it. He told them it was easy to break the sticks individually, but if you stay united, no one can hurt you. They finally understood the value of unity. Moral of the story is there is a strength in unity. तो एक छोटी सी एक कहानी थी ये। इस कहानी में जो टेंस और जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा सेपरेट करके समझा दिया है। उसके बाद फिर कहानी के ट्रांसलेशन में आएंगे एक एक सेंटेंस का। तो सबसे पहला रूल जो इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव, यानी हैड के साथ अगर नाउन या एडजेक्टिव आता है तो उसका मीनिंग क्या आता है? पोजेशन को दिखाता है या फिर ओनरशिप या रिलेशनशिप को दिखाता है। इसका मतलब ये होता है कि मिल्कियत को दिखाता है। दोनों का मतलब पोजेशन एंड ओनरशिप का मतलब मिल्कियत को दिखाता है। किसी इंसान के पास अगर कुछ है, जैसे बोलेंगे मेरे पास दौलत है, उसके पास घर है, उसके पास कार है, तो कोई भी ओनरशिप यानी मिल्कियत को दिखाना हो तो ऐसे केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैड, हैव, हैज़, हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव का। ठीक है, तो पास्ट टेंस है यहाँ पर, तो इसलिए हैड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, अब दूसरी चीज़ हम बोले रिलेशनशिप। जब भी आपको रिलेशनशिप दिखाना होता है तो वहाँ पर हम लोग हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बोलना हो कि मेरे 3 भाई हैं, तो ये नहीं बोलेंगे देयर आर 3 ब्रदर्स माइन, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेरे 3 भाई हैं, मतलब आई हैव 3 ब्रदर्स। मेरी एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर या आई हैव सिस्टर। मेरे पास माँ है तो बोलेंगे आई हैव मदर। तो जब भी ये बताना होता है ना कि मेरे भाई हैं, बहन है, 4 भाई है, 5 बहन है या ऐसा कुछ भी, तो रिश्ता दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हैव या हैज़ या हैड का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ आ गई? आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार, सॉरी ये है नहीं होगा, था। मेरे पास एक कार थी। उसी से बोलना हो मेरे पास एक घर था तो बोलेंगे आई हैड अ हाउस। आपके पास एक घर था, यू हैड अ हाउस। उसकी वजह से ही हैड 5 ब्रदर्स, ही हैड 5 ब्रदर्स। इसका मतलब होगा उसके 5 भाई थे। सॉरी है क्यों हो गया? उसके 5 भाई थे। ही हैड 5 ब्रदर्स, उसके 5 भाई थे। ठीक है, हैड आ गया तो था थे थी वाला मीनिंग आएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ठीक है, हैड में था थे थी वाला मीनिंग आता है। ठीक, तो ही हैड 5 ब्रदर्स, उसके 5 भाई थे। आई हैड लवली मदर। अच्छा, यहाँ पे मदर कॉमन नाउन है, उसके बाद भी आर्टिकल नहीं लगा है क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे अपने रिश्तेदार के बारे में जब बात करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो दूसरे की अगर बात करते हैं तो बोलते ही हैड अ लवली मदर। लेकिन अपने यहाँ पे देखिएगा हैव लगा है, हैव प्रेजेंट टेंस है यानी हाल टेंस है, तो होगा मेरे पास प्यारी माँ है। लवली मतलब प्यारी। ठीक, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव हो तो ओनरशिप या रिलेशनशिप को दिखाया जाता है, यानी मिल्कियत को दिखाते हैं या रिश्ता बताते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 जो इस पूरी कहानी में इस्तेमाल हुआ है, बार बार आया है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, वो ये कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। आप लोगों को पता ही होगा सब्जेक्ट के वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 और V5 प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, V2 पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, V3 और V4 सब टेंस में इस्तेमाल होता है क्योंकि वह नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो खैर जो सबसे ज़्यादा रूल इस्तेमाल है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माजी।
ठीक है। इसकी पहचान क्या होती है ट्रांसलेशन में, या तो जुमला के आखिर में आ ए ई होगा या फिर था थे थी होगा, इनमें से कुछ आता है। कुछ मिसाल से समझ लेते हैं, जैसे ही टोल्ड मी अबाउट यू। टोल्ड ये वर्ब का टेल का सेकेंड फॉर्म है, V2 है, ये टेल का, टेल मतलब कहना, बताना। तो कहते हैं कि ही टोल्ड मी अबाउट यू, उसने मुझे, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया, अबाउट यू आपके बारे में। तो उर्दू में क्या हो जाएगा, उसने मुझे आपके बारे में या तेरे बारे में बताया। आई वेंट मैं गया, देयर वहाँ, विद माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। तो मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया। तो देखिए V2 आ रहा है, तो क्या मीनिंग आ रहा है, आ ए ई वाला मीनिंग आ रहा है। अगला सेंटेंस है ही टॉट मी इंग्लिश, यानी ही मतलब वो, टॉट मी मुझे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश। तो उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया या पढ़ाया था। क्लियर है। तो जिस भी सेंटेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर माजी का माना लगाएंगे, यानी आ ए ई का लगाएंगे या फिर था थे थी। माजी का सेंटेंस कैसा होता है उर्दू में आप बखूबी जानते होंगे, बस वही चीज़ आपको याद रखना है, उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है आपको। यानी माजी वाला सेंटेंस जहाँ जहाँ आएगा उर्दू में, आपको जब इंग्लिश बनानी हो तो आपको लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। माजी के लिए हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब ऐसे सेंटेंस का मनफी अगर बनाना होता है, यानी मान लो इन सारे सेंटेंस को अगर मनफी बनाना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड, और उसके बाद मनफी के लिए नॉट लगाएंगे, दोनों का शुभ फॉर्म डिडंट होता है। उसके बाद वर्ब के V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, याद रखिएगा डू, उसके बाद डज, उसके बाद डिड, है ना। ये तीनों वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हेल्पिंग मतलब अफ़ाले नाक़िसा हैं। तो ये डिड, डू, डज, डिड, ये जहाँ भी आता है इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, जो बेस फॉर्म होता है ना, पहली फॉर्म, वही लगता है सब में। ठीक है। तो अब अगर नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस सारे सेंटेंस को मनफी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने अदर वर्ड लिखा है। अदर वर्ड मतलब मुताल्लिकात बोल सकते हैं आप, कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी मफूल भी हो सकता है, और ज़र्फ़ वगैरह भी हो सकता है ना। तो ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट में से कोई भी हो सकता है। तो क्या था, पहला सेंटेंस हम लोगों का था यहाँ पर ऊपर देखिएगा कि ही टोल्ड मी अबाउट यू, यानी उसने मुझे आपके बारे में बताया। इसका नेगेटिव हो जाएगा ही, हमने बताया भाई जहाँ पे V2 रहेगा उसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो डिड लगाएंगे। तो हमने लगा दिया ही डिड नॉट टेल मी, ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया। अबाउट, सॉरी यहाँ यू छूट गया है, अबाउट यू, ही डिड नॉट टेल मी अबाउट यू, उसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। ठीक। दूसरा है आई डिड नॉट गो देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं वहाँ नहीं गया था, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ नहीं गया था या नहीं गया। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल हो जाएगा ही डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, उसने या वह मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाया। तो जब भी इंग्लिश से उर्दू का तर्जमा हम करते हैं तो सबसे पहले मुब्तदा का तर्जमा लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी खबर वगैरह का तर्जमा लगाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी सेंटेंस को अगर इस्तिफामिया बनाना हो, सवालिया बनाना हो, तो क्या करना है, अभी हमने सीखा कि जहाँ पर V2 आता है, यानी सिंपल पास्ट के लिए V2 आता है, तो V2 का जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिससे मनफी या इस्तिफामिया बनाते हैं, अफ़ाले नाक़िसा जो लाना है, तो वो आएगा डिड हमेशा, चाहे नेगेटिव बनाएंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इस सवालिया बनाने के लिए इंग्लिश का बेसिक रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट यानी फ़ाइल या मुब्तदा से पहले आपको रखना है, और कुछ नहीं करना है। बस जैसे नेगेटिव बनाए तो वैसे ही बनाएंगे, बस हेल्पिंग वर्ब यानी अफ़ाले नाक़िसा को सब्जेक्ट या मुब्तदा के पहले रखेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि बोलता है डिड ही टेल मी अबाउट यू, क्या उसने मुझे आपके बारे में बताया। डिड ही क्या, ही टेल मी, डिड ही क्या वह, टेल मी मुझे बताया, अबाउट यू तो पूरा तर्जुमा क्या होगा, क्या उसने मुझे आपके बारे में बताया। डिड आई गो, क्या मैं गया, देयर वहाँ, विद माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, तो क्या मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया। अच्छा, इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्ब का तर्जुमा जो है आखिर में लगता है, तो वो आपको उर्दू में सेट कर लीजिएगा, अपने हिसाब से बैठ जाएगा। डिड ही टीच मी इंग्लिश, क्या वह मुझे इंग्लिश पढ़ाया। क्या वह, सबसे पहले क्या, फिर वह यानी मुब्तदा, फिर खबर, उसके बाद जो वर्ब है उसको लगाएंगे। तो क्या उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। ठीक। अब दूसरी चीज़ इसमें जो इस्तेमाल हुआ है वो दो चीज़ हो गया, पहले हेड प्लस नाउन या एडजेक्टिव, दूसरा पहले हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
ठीक, अब जो तीसरी चीज़ बार बार इस्तेमाल हुआ इसमें वो ये है कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होना। इसको इंग्लिश में हम लोग इन्फिनेटिव कहते हैं और उर्दू में इसको लोग मज़दर भी कह सकते हैं। मज़दर वाला माना देता है, यानी इस्म वाला माना देता है, यानी ऐसा माना जिसमें ज़माना ना पाया जाए लेकिन काम की बात हो। जैसे बोलेंगे जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना। अब ये सारे जुमला अफ़ाल को तो दिखा रहा है, फ़ेल को तो बता रहा है, काम को तो बता रहा है, लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा है ना। तो अफ़ाल को दिखाना लेकिन साथ ही साथ उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इन्फिनेटिव बोलते हैं, उर्दू में मज़दर बोलते हैं। तर्जमा में नाने नहीं होता है ना। जैसे आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताएंगे हम लोग आगे। तो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू रीड, पढ़ना। क्या पढ़ना? तो इंग्लिश पढ़ना। तो पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेज़ी पढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो टू रीड है इसका माना क्या हो गया? पढ़ना। उसी तरह ही टोल्ड मी टू गो, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, क्या करने को कहा? टू गो, जाने को कहा, है ना। तो उसने मुझे जाने को कहा या वो मुझे जाने को कहा। तो जो ये 2+V1 होता है इसमें मज़दर का माना लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मज़दर का माना मतलब इस्म वाला माना फ़ेल के साथ साथ। ठीक, अगला जो हम लोग पीछे कल पढ़े भी थे, जो अगली चीज़, जो चौथी चीज़ इस कहानी में इस्तेमाल हुआ है वो है कुड प्लस V1। हम लोग कल भी पढ़े थे कैन प्लस V1 हाल में क्या बोलते, इस्तात या सलाहियत, ताकत को या पॉसिबिलिटी को यानी इम्कान को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, है ना। इट कैन रेन, बारिश हो सकती है। तो उसी का जो पास्ट था, जो माजी था, वो क्या था? कैन का माजी था कुड। तो हम लोगों ने पढ़ा था कुड जो होता है ये पास्ट की इस्तात के लिए यानी माजी की इस्तात को बताने के लिए, माजी की अहलियत या काबिलियत को बताने के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे आई कुड हेल्प यू, आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी, आई कुड हेल्प, मैं मदद कर सकता था, यू आपकी, तो मैं आपकी मदद कर सकता था या मैं आपकी मदद कर सका, दोनों माना होगा। मैं आपकी मदद कर सकता था या मैं आपकी मदद कर सका। ठीक है, वो माँ कबल और माँ बाप देख के दोनों में से किसी एक माना का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही कुड नॉट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सका। ठीक है, तो क्या समझ आया? जहाँ पे कुड प्लस V1 होगा तो सका वाला मीनिंग लगाएंगे इस्तिताअत को दिखाने के लिए। तो ये मॉडल है, अफ़ाल नाक़िसा है, उसमें V1 का इस्तेमाल होता है, कल मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक, अब अगली चीज़, जो पांचवी चीज़ इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है वाज़वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। सिंपल पास्ट टेंस होता है ये। वाज़वर यानी इज़ेमार प्लस नाउन या एडजेक्टिव या वाज़वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल, यानी वाज़वर के साथ वेयर भी पढ़ते बहुत सारे लोग, इसको वेयर आपको नहीं पढ़ना है। वेयर ये वाला होता है WHERE, वेयर, इसको बोलते हैं वेयर। इसको वर पढ़ते हैं सीधा, ये वर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वॉज या वर, वॉज या वाज नहीं बोलेंगे, वॉज बोलेंगे, है ना। वॉज या वर के साथ नाउन या एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल होते हैं ये क्या करने के लिए होता है? वजूद, हालत या कैफियत को बताने के लिए। यानी किसी चीज़ की वजूद की बात करनी हो, किसी चीज़ की हालत की बात करनी हो, या किसी मुब्तदा यानी किसी इस्म के हालत, वजूद या कैफियत की बात करनी हो, तो ऐसे केस में हम लोग वज़वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में तर्जमा जब करते हैं तो था, थे, थी वगैरह का माना आता है। जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। क्या बता रहा है? एक वजूद बता रहा है या हालत बता रहा है कि मैं किसी ज़माने में कैसा था। तो बोला कि आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। शी वॉज गुड, यहाँ पे उसकी हालत बता रही है या कैफियत बता रही है, वो कैसी थी, तो शी वॉज गुड, वो अच्छी थी, है ना। यू वर इल, आप कैसे थे, तो आप बीमार थे। यू वर इल, आप बीमार थे, है ना। तो वर वॉज वर का मीनिंग था, थे, थी हो जाएगा। उसके बाद जो एडजेक्टिव या नाउन, यहाँ पे नाउन आया है और इन दोनों में एडजेक्टिव आया है ना। तो नाउन एडजेक्टिव आता है वजूद, हालत और कैफियत को बताने के लिए। यहाँ तक क्लियर है? पांचों रूल समझ में आई आप लोग को? यस ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सिर्फ नाउन ही में इस्तेमाल होगा, नाउन के अलावा नहीं, नाउन के अलावा भी इस्तेमाल हैं इसके। जैसे वॉज वर के बाद V3 भी आता है पैसिव वाइज में, है ना। वॉज वर के बाद V4 भी आता है पास्ट कंटिन्यूअस में, है ना। वॉज वर के साथ 2+V1 भी आता है। तो वो आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके। वॉज वर के पास, वॉज वर के साथ 2+V1, जैसे आई वाज टू गो, मैं जाने को था या जाने वाला था।
तो और भी इस्तेमाल है, बस हम अभी सिर्फ इतना जान रहे हैं, सीख रहे हैं कि अगर वॉज वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव आए तो क्या मीनिंग बनेगा। ओके सर, हाँ, ये चीज़ें थैंक यू। मैंने अभी जितना भी आपको सिखाया बताया अभी 5 रूल में, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका और इस्तेमाल नहीं है, और भी इस्तेमाल हैं अलग अलग, वो इसके साथ जो अल्फाज मिलेंगे अलग अलग माना भी बनेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अगर ऐसा इस हालत में अगर आया तो क्या बनेगा उस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब कहानी की तरफ आते हैं। हमने कहानी का हम लोग का हेडलाइन था, मौजू था द बंडल ऑफ स्टिक। बंडल तो पता ही आप लोग को क्या बोलते हैं, गट्ठा है ना, जो एक साथ जमा करके बांध देते हैं, है ना, गट्ठा। तो बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स मतलब छड़ी, तो छड़ियों का बंडल, ठीक। बंडल। हाँ, चलिए यहाँ देखिए, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, हैड 3 सन्स, एक बूढ़ा आदमी के कितने बेटे थे, 3 बेटा था। अभी बताया हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव आता है रिश्ता को बताने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आई हैव लवली मदर, मेरी लवली माँ है ना। तो क्या, एन ओल्ड मैन हैड 3 सन्स, एक बूढ़ा आदमी के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। दे वर हार्ड वर्कर्स, मैंने कल बताया था एक होता है वर्क हार्ड, मैंने कल आप लोगों को ये चीज़ बताया था, एक होता है वर्क हार्ड, ये वर्ब है ना, यानी फेल है, इसका मतलब होता है वर्क हार्ड, इसका मतलब होता है मेहनत करना, इसका मतलब क्या होता है, मेहनत करना। और अगर उल्टा कर देंगे, हार्ड को शुरू में लेके आ जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मेहनती, है ना, मेहनत, सॉरी, वर्क हार्ड या हार्ड वर्क कर तो मेहनती हो जाएगा, मेहनत हो जाएगा। हार्ड वर्कर, वर्कर ER लगा दिए तो अब हो जाएगा मेहनती। जैसे वर्क मतलब काम, है ना, और वर्कर मतलब काम करने वाला। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं रन, रन मतलब दौड़ना, रनर दौड़ने वाला। डू मतलब करना, डूअर, डूअर मतलब करने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी ER लगा करके हम लोग फाइल बनाते हैं, किसी भी वर्ब में, किसी भी वर्ब में ER लगा के हम लोग फाइल बनाते हैं, ठीक है, तो वैसा वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि दे वर, वे लोग थे, अभी मैंने बताया ना, हालत, वजूद, कैफियत को बताने के लिए वॉज और प्लस नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग थे, कैसे थे, हार्ड वर्कर्स, मेहनती थे। वे लोग कौन, वो तीनों बेटा, क्योंकि यहाँ पे देव प्लूरल है, जमा है, तो इसका मतलब इसका मर्जा कौन होगा, तीनों बेटे, ठीक है। तो दे वर हार्ड वर्कर्स, वे लोग मेहनती थे, बट लेकिन ऑलवेज फाउट, मैंने भी बताया V2 का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, फाइट का V2 फाउट है ना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, माजी में ऐसा काम क्या करता था, फाइट, लड़ता था। तो क्या मीनिंग हो जाएगा, आप सॉरी कहाँ चला गया, हाँ, तो अब मीनिंग बन जाएगा बट ऑलवेज फाउट, लेकिन हमेशा लड़ा करते थे या लड़ते थे। ऑलवेज मतलब हमेशा, बट मतलब लेकिन, तो हो जाएगा दे वर हार्ड वर्कर्स, वो मेहनती थे लेकिन हमेशा लड़ा करते थे या लड़ते थे, ठीक है। यस सर, ओके, यस सर, गुड। एंड नेक्स्ट वन, अभी मैंने बताया कुड प्लस V1 सका के मीनिंग में, है ना, बताया अभी। तो वही रूल यहाँ पे देखिएगा, क्या बोल रहा है कि ही कुड नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, ही कुड नेवर यूनाइट देम, वो कभी उनको मुत्तहिद नहीं कर पाए। यूनाइट मतलब इत्तेहाद, मुत्तहिद होना, एक साथ होना, इकट्ठा होना। तो ही, समझ आया, यस सर। ओके। अगला है ही देन, देन मतलब फिर या उसके बाद। एक होता है THAN देन, ये इसका मतलब से होता है, कंपेरेटिव वाला होता है, जैसे यू आर बेटर देन मी, आप मेरे से बेहतर हो। तो वो तुलना, मवाजना करते हैं ना, जब क्या बोलते हैं, हाँ, मुआजना, दो के बीच में जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो ऐसे केस में THAN का इस्तेमाल करते हैं। वो अलग है, AN अलग है, EN अलग है। EN मतलब तब भी होता है, तब, है ना, तब, फिर, उसके बाद, ऐसा वाला मीनिंग आता है। तो अलग अलग मौजू, अलग अलग मौका महल देख करके माना लगा जाता है। तो ही देन फेल इल, फेल फॉल का V2 है, तो फिर वो फॉल मतलब गिर जाना। अब यहाँ पे क्या है, फॉल इल बीमार हो जाना। तो बोला है ही देन फेल इल, फिर वह बीमार हो गया। एंड और आज, और पूछा या कहा, किसको कहा, हिज सन्स अपने बेटे को, टू यूनाइट, अभी बताया था 2 + V1 मजदर का माना लेंगे। तो ही आज हिज सन्स टू यूनाइट, अपने बेटे को कहा क्या करने के लिए, यूनाइट होने के लिए। यूनाइट मतलब मुत्तहिद होने के लिए,
है ना। तो क्या मीनिंग हो जाएगा, तब फिर वो बीमार पड़ गया और अपने बेटे को यूनाइट होने को कहा। दे पेड हिम नो हीड, हीड मतलब होता है तवज्जो देना, ठीक है। तो दे पेड हिम नो हीड, उन्होंने उस पर या उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी, ठीक है। ये देखिए सब में V2 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो दे पेड हिम नो हीड, और कहीं कहीं हेड लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। हेड का मतलब वही होता है, हाँ क्या बोल रहे हैं, हीड मतलब तवज्जो, पेड सर। पे मतलब होता है अदा करना, देना, पे से आया है पेड, पे मतलब होता है ना अदा करना, पे करना, हाँ। तो यहाँ पर अदा करने का माना में नहीं है, पैसा वैसा देने के माना भी होता है ना। तो यहाँ पर है मतलब देना सिर्फ। दे पेड हिम नो हेड या नो अटेंशन, उन्होंने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, मुतवज्जो नहीं हुए उनकी बातों पर। किन की बात पर, अपने बाप की बातों पर, है ना। ही अगला है, ही डिसाइडेड, डिसाइड मतलब फैसला करना, ही डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, क्या किया, टू टीच देम अ लेसन, लेसन मतलब सबक, उन्हें सबक सिखाने का। तो वो उन्हें सबक सिखाने का फैसला लिया या किया, क्या किस चीज़ के लिए किस बात की सबक सिखाने के लिए। तो कहता है कि टू सेट असाइड दियर डिफरेंसेस, सेट असाइड मतलब ख़त्म करना, सेट असाइड, सेट मतलब होता है सेटल करना, एक जगह करना या एक तरीके से करना, और असाइड मतलब किनारा करना। तो दोनों मिलाकर के एक फ्रेज है, ख़त्म करना, फिनिश, है ना। तो अब हो जाएगा ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, टू टीच देम अ लेसन, उन्हें सबक सिखाने का। किस बात की सबक सिखाने का, तो सेट असाइड दियर डिफरेंसेस, उनके इख्तलाफात को ख़त्म करने का। तो अब पूरा तर्जमा ऐसे हो जाएगा, उसने उनके इख्तलाफात को एक तरफ करने का या ख़त्म करने का के लिए उन्हें सबक सिखाने का फ़ैसला लिया। तो इधर से तर्जमा करेंगे, ही उसने, उनके यहाँ से आखिर से, इंग्लिश में लास्ट से पहला वाला सब्जेक्ट लेने के बाद, मुब्तदा लेने के बाद आखिर से तर्जमा करते हैं, उल्टा तर्जमा करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले मुब्तदा ले लेंगे, वह, है ना, उसके वजह से करेंगे दियर डिफरेंसेस, उनके इख्तलाफात, दियर डिफरेंसेस, उनके इख्तलाफात को सेट असाइड, ख़त्म करने के लिए, एक तरफ करने के लिए, है ना। तो उनके इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए उन्हें सबक सिखाने का फ़ैसला लिया, देम अ लेसन, है ना, टीच देम अ लेसन, उन्हें सबक सिखाने का फ़ैसला किया, ठीक है। तो देखिए डिसाइडेड का तर्जमा सबसे लास्ट में, तो वर्ब का तर्जमा इंग्लिश में सबसे लास्ट में। क्लियर है, समझ आया कैसे तर्जमा किया है, लंबा सेंटेंस में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सबसे पहले मुब्तदा, फिर उसकी खबर। तो एक एक लफ्ज़ का पहले तर्जमा सेट कीजिएगा, उसका उर्दू में अपने आप सेट कर लीजिएगा। इतना तो होता है मदरसे के बच्चा कि उस अलग अलग जुमला लफ्ज़ मिल जाए तो जुमला कैसे बनाना है उतना तो बना ही लेता है, तो वो अपने से भी कर लीजिएगा। तो आपको अलग तर्जमा करना आना चाहिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो पहले मज़दर, सॉरी मुब्तदा, फिर उसकी खबर, खबर में सबसे लास्ट वाली खबर लेंगे, फिर उसके बाद वाला। तो एक एक फ्रेज़ आपको देखना है, उसके बाद सेट करना है तर्जमा। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ही मतलब वो, गेव देम उन्हें दिया, गेव मतलब गिव मतलब देना, तो दिया, गेव दिया। तो ही गेव देम उन्हें दिया, उन्हें मतलब अपने बेटों को दिया, क्या दिया, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, छड़ी का एक बंडल या गट्ठा, छड़ी मतलब लाठियों का एक गट्ठा, एंड और टोल्ड देम टू ब्रेक इट इनटू टू, और उनसे कहा कि ये जो डंडे हैं, ये जो लाठियां हैं, इसको क्या करो तुम एक एक करके तोड़ डालो, यानी दो हिस्सों में बांट दो, ठीक है। ब्रेक मतलब तोड़ना। तो अब पूरा तर्जमा हो जाएगा, तो उन्होंने अपने बेटों को छड़ी का, लाठियों का बंडल दिया और उन्हें दो हिस्सों में तोड़ने को कहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा रूल आ गया है, ये वाला 2+V1 वाला भी रूल आया है, और V1 ये V2 वाला भी रूल आया है। उसके बाद अगला पार्ट है, और उसमें एक बात रखी उन्होंने कहा हु एवर फिनिशेस फर्स्ट, जो पहले ख़त्म कर देगा, हु एवर मतलब जो कोई भी, दोनों में से कोई भी या सारों में से कोई भी। तो हु एवर फिनिशेस फर्स्ट, जो पहले ख़त्म कर देगा, वुड विन, वो ही जीतेगा, यानी जो पहले ख़त्म करेगा वही जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा वुड, पीछे हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग,
वुड जो होता है ना, ये पास्ट के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर का माना दिया है। क्यों फ्यूचर का माना दिया है? क्योंकि ये शर्तिया जुमला है, इसलिए, है ना। ये शर्त है, जो पहले फिनिश करेगा उसकी जज़ा क्या है, वही जीतेगा। तो ऐसा वाला। उन्होंने जल्दी, सॉरी क्या बोले, दे क्विकली, दे मतलब वे लोग, क्विकली मतलब जल्दी से, डिड दिस, डिड डू मतलब कोई काम करना, डू मतलब करना, इसका भी टू होता है डिड, है ना। डू मतलब करना, डिड किया। तो उन्होंने इस काम को कर दिया, जल्दी से उन्होंने इस काम को कर दिया। एंड स्टार्टेड और फिर शुरू कर दिया, क्या करना, फाइटिंग अगेन, दोबारा लड़ना शुरू कर दिया। फाइट लड़ना, तो और दोबारा लड़ना शुरू कर दिया, स्टार्ट शुरू कर देना। अंडरस्टूड? क्लियर है इतनी बात? जी सर। ओके। यस सर। ही देन मतलब मैंने बताया फिर या उसके बाद, अभी बताया था पीछे। तो ही देन गेव देम अनदर बंडल, अनदर मतलब दूसरा, अदर मतलब होता है दूसरा, अदर मतलब गैर, अनदर मतलब एक के बाद दूसरा, ए एन शुरू में लग गया, अब अदर से हो गया अनदर, अनदर मतलब दूसरा वाला। अदर बोलेंगे तो ऐसा मतलब गैर, अदर पीपल मतलब गैर लोग, अनदर मतलब इसके अलावा वाला, इसके अलावा जो दूसरा वाला है वो वाला, समझ गए ना, बदले वाला। मजीद, मजीद जिसको हम लोग बोलते हैं उर्दू में मजीद। अदर मतलब गैर और अनदर मतलब मजीद, समझ गए? जी सर। ओके। तो ही देन गेव देम अनदर बंडल ऑफ स्टिक, फिर से उन्होंने यानी उसने, उनके वालिद ने अपने बेटों को दूसरा बंडल दिया। एंड टोल्ड देम, और उन्हें कहा, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए। फिर से दिया बंडल और फिर बोला तोड़ने के लिए, लेकिन अब शर्त रखा है। शर्त क्या रखा है? करा एज अ बंडल नोट सेपरेटली, सेपरेट मतलब अलग अलग, है ना, डिफरेंट, अलग अलग। तो बोला कि उनको अभी भी तोड़ना ही है, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें पूरे बंडल को एक साथ तोड़ना है। पहले जब तोड़ने के लिए दिया तो वो शर्त नहीं रखा था, अब शर्त रखा क्या कि तुम्हें सेपरेटली नहीं तोड़ना है बल्कि यूनाइटेडली तोड़ना है, मतलब एक साथ तोड़ना है। ठीक। डिस्पाइट, डिस्पाइट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, है ना। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। तो क्या, डिस्पाइट दियर बेस्ट इफर्ट्स, इफर्ट्स मतलब कोशिश या मेहनत। तो डिस्पाइट दियर बेस्ट इफर्ट्स, उनकी पूरी कोशिश के बावजूद, दे कुड नॉट डू इट, वो ये काम नहीं कर सके, मतलब तोड़ नहीं सके। तो उन्होंने उनकी पूरी कोशिश के बावजूद, देर मतलब उनका, उनकी, है ना, तो उनकी पूरी कोशिश के बावजूद वो ये काम नहीं कर सके। ही टोल्ड देम इट वॉज ईजी टू ब्रेक द स्टिक इंडिविजुअली, इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली मतलब होता है अलग अलग। तो अब क्या बोल रहा है? ही टोल्ड देम, फिर उन्होंने कहा, इट वॉज ईजी टू ब्रेक, तोड़ना आसान था, इट वॉज ईजी आसान था, टू ब्रेक तोड़ना। तो कहता है कि तोड़ना आसान था, द स्टिक्स छड़ियों को, इंडिविजुअली, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। तो कहता है इनफरादी तौर पर यानी अलग अलग करके, एक एक करके छड़ियों को तोड़ना आसान था। क्लियर है? यस सर। ओके। बट इफ यू स्टे यूनाइटेड, स्टे मतलब ठहरे रहना, रुके रहना, एक साथ रहना, है ना, स्टे करेंगे। बट अगर, सॉरी कहाँ गया, हाँ, तो कहता है कि बट लेकिन, इफ़ यू स्टे, इफ़ मतलब अगर, इफ़ यू स्टे यूनाइट, अगर आप यूनाइट रहेंगे, नो वन कैन हर्ट यू, कैन हम लोग कल पढ़े थे, है ना, सकता के मना में। तो कह रहा है नो वन कैन हर्ट यू, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नो वन कोई नहीं, कैन हर्ट नुकसान पहुंचा सकता, हर्ट मतलब तकलीफ देना, नुकसान पहुंचाना, यू आपको। तो अगर आप यूनाइटेड रहेंगे, अगर आप मुत्तहिद रहेंगे, तो यूनाइटेड मतलब मुत्तहिद, अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दे फाइनली, फाइनली मतलब आखिरकार, है ना। तो दे फाइनली अंडरस्टूड, या अंडरस्टूड किससे आया? अंडरस्टैंड से, अंडरस्टैंड, है ना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है। तो कहता है दे फाइनली अंडरस्टूड, वे लोग समझ गए। वैल्यू, वैल्यू मतलब कीमत, अहमियत। यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है इत्तेहाद। तो कहते हैं आखिरकार वे लोग
इत्तेहाद की अहमियत को या इत्तेहाद की कद्र को समझ गए। क्लियर है? जी सर। हाँ, चलिए, तो यहाँ तक ये किसी ने मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल स्टोरी मतलब क्या होता है, माहसल या सबक। सबक क्या था, देयर इज ए स्ट्रेंथ इन यूनिटी, क्या है, इत्तेहाद में ताकत है ना। इत्तेहाद ज़िंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, हाफिज़ अमजद फरमाते हैं ना। तो खैर,